हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीम विशाल एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री के प्राचीन भारत के सामान्य परिचय से संबंधित टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और ये वीडियो का पार्ट 2 है, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न शामिल किए गए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर प्रश्न आपके एग्जाम में काम आ सकता है। अगर आपने वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप इसे जरूर देखिए, और भी पार्ट 1 का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का सबसे महत्वपूर्ण विदेशी स्रोत कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंडिका। दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का सबसे महत्वपूर्ण विदेशी स्रोत इंडिका माना जाता है, और इंडिका पुस्तक यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने लिखी थी। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका से हमें मौर्यकालीन भारत की शासन व्यवस्था, प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था, नगर व्यवस्था की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिका के लेखक कौन थे? तो इंडिका के लेखक थे ऑप्शन सी, मेगस्थनीज। इंडिका के पुस्तक के लेखक मेगस्थनीज थे, और मेगस्थनीज यूनानी यानी ग्रीस का राजदूत था, जिसे सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। भारतीय इतिहास का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए, पुरातत्व। दोस्तों, भारतीय इतिहास का अध्ययन करने वाला विज्ञान पुरातत्व कहलाता है, और पुरातत्व में प्राचीन सभ्यताओं और संस्कृतियों का अध्ययन खुदाई से प्राप्त अवशेषों के आधार पर किया जाता है, जैसे मिट्टी के बर्तन, औजार, मूर्तियां, सिक्के, भवनों के अवशेष, कंकाल आदि। और इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर इतिहासकार प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन में ताम्रपत्र किस श्रेणी में आते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अभिलेखीय स्रोत। ताम्रपत्र अभिलेखीय स्रोतों की श्रेणी में आते हैं, और प्राचीन समय में राजा अपने भूमि दान आदेश, कर व्यवस्था और प्रशासनिक निर्णय तांबे की पट्टिकाओं पर खुदवाते थे। इसलिए ताम्रपत्र इतिहासकारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण अभिलेखीय स्रोत माने जाते हैं। पुरातत्व से संबंधित वस्तुओं का वैज्ञानिक उत्खनन किस उद्देश्य से किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, इतिहास की जानकारी प्राप्त करना। पुरातत्व से संबंधित वस्तुओं का वैज्ञानिक उत्खनन इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है, और खुदाई के दौरान प्राप्त वस्तुओं से इतिहासकार यह पता लगाते हैं कि उस समय के लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे और कौन से औजार इस्तेमाल करते थे, उनकी सभ्यता और संस्कृति कैसी थी। भारत में मानव सभ्यता का प्रारंभ मुख्यतः किस नदी घाटी क्षेत्र में माना जाता है? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन सी, सिंधु। दोस्तों, भारत में मानव सभ्यता का प्रारंभ मुख्यतः सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में माना जाता है, और इसी क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ, जो विश्व की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से एक है। और इस सभ्यता के प्रमुख नगर थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल और कालीबंगा। यह सभ्यता सुव्यवस्थित नगर योजना, पक्की ईंटों के मकान, जल निकासी व्यवस्था और व्यापार के लिए प्रसिद्ध थी। प्राचीन भारत के इतिहास का सबसे विश्वसनीय साहित्य स्रोत कौन से माने जाते हैं? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए, वेद।
दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन में सबसे विश्वसनीय साहित्य स्रोत वेद माने जाते हैं और वेद भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं जिससे हमें उस समय के समाज, धर्म, संस्कृति, राजनीति, आर्थिक जीवन की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 8, 9, 10 या फिर 12? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 10। दोस्तों, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और इसके अलावा ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और लगभग 10,600 ऋचाएं यानी मंत्र हैं। यह चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद माना जाता है और इसमें विभिन्न देवताओं की स्तुतियां मिलती हैं। चारों वेदों में सबसे बाद में कौन सा वेद जोड़ा गया? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, अथर्ववेद जोड़ा गया है। दोस्तों, चारों वेदों में सबसे बाद में अथर्ववेद को जोड़ा गया था और इसमें मुख्य रूप से औषधि, तंत्र मंत्र, रोगों के उपचार, गृहस्थ जीवन और सामाजिक जीवन से संबंधित विषय मिलते हैं। गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद में मिलता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ऋग्वेद में मिलता है। भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन महाकाव्य कौन सा माना जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, महाभारत। भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन महाकाव्य महाभारत माना जाता है। इसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी और महाभारत को विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य भी कहा जाता है और इसमें लगभग 1 लाख श्लोक हैं। रामायण के रचयिता कौन थे? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाल्मीकि। दोस्तों, रामायण के रचयिता जो हैं वो महर्षि वाल्मीकि हैं, इसलिए महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि यानी प्रथम कवि भी कहा जाता है। रामायण में भगवान श्री राम के जीवन, आदर्श, वनवास, रावण वध और अयोध्या वापसी का वर्णन मिलता है। महाभारत के रचयिता कौन कौन हैं? कालिदास, वेदव्यास, वाल्मीकि या फिर पतंजलि? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, वेदव्यास। दोस्तों, महाभारत के रचयिता जो हैं महर्षि वेदव्यास हैं और महाभारत को विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। इसमें लगभग 1 लाख श्लोक हैं और इसी महाकाव्य का एक महत्वपूर्ण भाग भगवद गीता भी है जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन हैं? बी, कौटिल्य। दोस्तों, कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। वे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, मार्गदर्शन और प्रधानमंत्री थे। अर्थशास्त्र ग्रंथ में निम्न विषयों का विस्तृत वर्णन मिलता है और शासन व्यवस्था, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कर व्यवस्था और विदेश नीति, कूटनीति। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में सिक्कों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाणिनि की अष्टाध्यायी में। भारत में सिक्कों का सर्वप्रथम स्पष्ट उल्लेख जो है वो पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है और पाणिनि ने अपनी पुस्तक में निष्क, शतमान, कर्षापण जैसे प्राचीन सिक्कों का उल्लेख किया है। प्राचीन भारत में इतिहास लेखन की परंपरा का अभाव किस कारण माना जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, इतिहास लेखन पर कम ध्यान। प्राचीन भारत में इतिहास लेखन की परंपरा का अभाव कई कारणों से माना जाता है। लेखन कला का सीमित विकास, प्रारंभिक काल में लिखित अभिलेख बहुत कम थे, धार्मिक दृष्टिकोण,
लोगों का ध्यान इतिहास लिखने से अधिक धर्म, दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान पर था। इतिहास लेखन पर कम ध्यान। राजाओं और घटनाओं का क्रमबद्ध इतिहास लिखने की परंपरा विकसित नहीं हो पाई। इसलिए इन सभी कारणों से प्राचीन भारत में व्यवस्थित इतिहास लेखन का अभाव रहा। भारत में सर्वप्रथम मानव का विकास किस युग में हुआ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुरापाषाण युग में। भारत में सर्वप्रथम मानव का विकास पुरापाषाण युग में हुआ माना जाता है। इस युग को प्राचीन पाषाण काल भी कहा जाता है और इस समय का मानव पत्थर के औजार बनाता था, शिकार करके और फल फूल इकट्ठा करके जीवन यापन करता था और स्थायी घर नहीं बनाता था, बल्कि गुफाओं और चट्टानों को नीचे रहता था। प्रागैतिहासिक मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिकार एवं भोजन संग्रह। दोस्तों, प्रागैतिहासिक मानव का मुख्य व्यवसाय शिकार करना और जंगलों से फल कंदमूल तथा भोजन एकत्र करना था। उस समय कृषि का ज्ञान नहीं था, पशुपालन भी विकसित नहीं हुआ था, इसलिए लोग शिकार करके और भोजन इकट्ठा करके अपना जीवन चलाते थे। और बाद में नवपाषाण युग में कृषि और पशुपालन की शुरुआत हुई। मानव ने सबसे पहले आग का उपयोग किस काल में किया था? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए, पुरापाषाण काल में। दोस्तों, मानव ने सबसे पहले आग का उपयोग पुरापाषाण काल में करना सीखा था और आग का उपयोग वह भोजन पकाने के लिए, ठंड से बचने के लिए, जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए और प्रकाश प्राप्त करने के लिए करता था। मानव ने सबसे पहले कृषि किस काल में प्रारंभ की? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, नवपाषाण काल में। मानव ने सबसे पहले कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में की थी और इसी काल में मानव खेती करने लगा, पशुपालन शुरू किया और स्थायी घर बनाकर रहने लगा और गांव बसने लगे। मानव ने सबसे पहले पशुपालन किस काल में शुरू किया था? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी, नवपाषाण काल में। मानव ने सबसे पहले पशुपालन की शुरुआत नवपाषाण काल में की थी। इसी काल में मानव दोस्तों कृषि करना शुरू किया, पशुपालन अपनाया और स्थायी घर बनाकर रहने लगा और गांवों की स्थापना हुई। सबसे पहले पालतू बनाए गए पशुओं में कुत्ता, भेड़, बकरी और गाय प्रमुख थे। मानव ने स्थायी निवास कब प्रारंभ किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, नवपाषाण काल में। नेक्स्ट प्रश्न है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल या फिर लौह काल में? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन सी, नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। पहिए के आविष्कार से मानव जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। इसके बाद सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना आसान हो गया। बैलगाड़ी जैसे परिवहन के साधनों का विकास हुआ और आगे चलकर कुम्हार के चाक का भी उपयोग होने लगा। मिट्टी के बर्तनों का व्यापक उपयोग किस काल में हुआ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, नवपाषाण काल। मिट्टी के बर्तनों का व्यापक उपयोग नवपाषाण काल में शुरू हुआ था, जब मानव ने कृषि शुरू की, स्थायी घर बनाए और गांव बसने शुरू किए। तब उसे अनाज, पानी और भोजन को सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के बर्तनों की आवश्यकता हुई। इसलिए इस काल में मिट्टी के बर्तनों का निर्माण और उपयोग बड़े पैमाने पर होने लगा। भारत में चावल की सबसे प्राचीन खेती का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी, कोल्डी हवा से।
भारत में चावल की सबसे प्राचीन खेती का प्रमाण उत्तर प्रदेश के कोयडी हवा से मिला है और यह स्थल बेलन नदी घाटी यानी प्रयागराज क्षेत्र में स्थित है। यहाँ के उत्खनन से चावल की खेती के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिल प्राप्त हुए हैं जो नवपाषाण काल से संबंधित माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। दोस्तों, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं और ये गुफाएं प्रागैतिहासिक मानव के जीवन का महत्वपूर्ण प्रमाण मानी जाती हैं। यहाँ की गुफाओं में शैल चित्र मिले हैं जिसमें शिकार के दृश्य, नृत्य, पशु पक्षियों के चित्र और मानव जीवन से जुड़े अनेक दृश्य दिखाई देते हैं। भीमबेटका की गुफाओं को वर्ष 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? शिलालेख के लिए, शैल चित्र के लिए, स्तूप या फिर मंदिर के लिए? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी, शैल चित्र के लिए। भारतीय उपमहाद्वीप में मानव के विकास का प्रमुख आधार क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए, पुरातात्विक साक्ष्य। दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में मानव के विकास का प्रमुख आधार पुरातात्विक साक्ष्य है और पुरातत्वविदों को उत्खनन से जो वस्तुएं मिलती हैं जैसे पत्थर के औजार, मानव कंकाल, मिट्टी के बर्तन, गुफाओं के शैल चित्र और भवनों के अवशेष, इन्हीं के आधार पर प्रागैतिहासिक मानव के जीवन और विकास का अध्ययन किया जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन में सबसे अधिक सहायता किससे मिलती है? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए, पुरातात्विक उत्खनन। प्राचीन भारत के सामान्य परिचय का अध्ययन मुख्य रूप से किस उद्देश्य से किया जाता है? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी, भारत की प्रारंभिक सभ्यता एवं सांस्कृतिक को समझने के लिए। दोस्तों, प्राचीन भारत के सामान्य परिचय का अध्ययन इसलिए किया जाता है ताकि हम भारत की प्रारंभिक सभ्यता, संस्कृति और जीवन शैली को समझ सकें। इसके माध्यम से हमें जानकारी मिलती है मानव का प्रारंभिक विकास, पाषाण युग, कृषि और पशुपालन की शुरुआत, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता और सामाजिक और सांस्कृतिक विकास। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के पार्ट 2 में हमने हिस्ट्री के प्राचीन भारत के सामान्य परिचय से संबंधित टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।